हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th प्लस क्लास 11th और क्लास 12th को भी मैं टच करूंगी। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल तक मैं 11th और 12th को भी टच करूंगी। जैसे कि आज का ये लेक्चर है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का प्रॉपर टॉपिक, आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन नाम से चैप्टर है जिसमें कि आपको पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में, बायो का चैप्टर। तो आज मैंने क्लास 11th को भी मैंने यहाँ पे कवर किया है और पूरा जब लेक्चर आप देख लेंगे, बिलीव करिए आपको हार्मोन से ना कोई समस्या रह जाएगी, ना आपको याद करने में मुश्किल रहेगा। बस आपका काम यह है कि आपको पूरे इस वीडियो को देखना है आराम से और जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करिए। नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप इसको वापस से रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि हार्मोन्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है। हम क्लास 10th को नहीं टच कर रहे हैं, इसमें क्लास 11th को टच कर रहे हैं। तो क्लास 11th में हार्मोन थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक सीटेट के टाइम में कितना पढ़ा था कि बस पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन निकाला, अच्छा ये बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरा कंट्रोल करती है। तो मतलब एक एक लाइन के हमने हार्मोन्स पढ़े थे। अब हमको क्या पढ़ना है, प्रॉपर डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको रोज कोई ना कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट, अगर बड़ा टॉपिक है तो एक कवर करूंगी, छोटा टॉपिक है तो ज्यादा कवर करूंगी। टॉपिक के हिसाब से आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आपको समझ में भी आनी चाहिए। आपको स्लो लगता है तो आप 2x पे देखिए। चलिए अभी ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं हार्मोन्स चैप्टर, अपना क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का है। ये लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का। तो आप एक बार देखना चाहें तो एनसीईआरटी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो हूं आपको एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए, आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स। तो आप हार्मोन से क्या समझते हैं, तो ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी रिलीज करती है। और बॉडी में कैसे कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि आपको हार्मोन्स रिलीज करने में मदद करती हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात होती है तो ये हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं। तो शरीर में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मतलब ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये ग्रंथि, इसमें अगर डक्ट प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका दूसरी चीज सेक्रीट करेगा। पर अगर ऐसी ग्रंथि है जिसमें डक्ट नहीं है, मतलब उसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, या उसको बोलेंगे हम नलिका विहीन आपकी ग्रंथि। तो ऐसी जो नलिका विहीन ग्रंथि हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब उसमें डक्ट नहीं है। अब इससे क्या मतलब है, आपको ये समझना है कि मान लीजिए हार्मोन निकला, अब ये हार्मोन को क्या करना है, जाना है अपने टारगेट साइट तक, उसको हिट करना है। तो अब इसमें क्या है, ये नलिका विहीन है, मतलब इसमें नलिका नहीं है, डक्ट नहीं है। तो ये क्या करेगी, ये डायरेक्ट रिलीज हो जाएगी कहां पे, ब्लड स्ट्रीम में। इसलिए इसको क्या बोला, ये ब्लड स्ट्रीम है आपकी। तो ये जो आपका हार्मोन निकला, ये डायरेक्ट जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो इसका मतलब कि इसको कोई भी डक्ट की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नलिका की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। तो जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं वही क्या रिलीज करती हैं, वो रिलीज करती हैं आपके हार्मोन्स। तो इस बात को याद रखेंगे कि हार्मोन्स कहां से स्रावित होते हैं, तो हार्मोन्स आपके डक्टलेस ग्लैंड से स्रावित होते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों से आपके ये स्रावित होते हैं। देखिए ये आपका जो चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, आपका हार्मोन्स चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा हिंदी के टर्म्स नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स जैसे जैसे आपका ये हो गया हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल हो गया, थाइमस हो गया, तो ये सब वर्ड्स जैसे कि जैसे इंग्लिश में वैसे के वैसे हिंदी में लिखा हुआ है। तो मैं ज्यादा आपको हिंदी के टर्म्स इसमें नहीं बता पाऊंगी क्योंकि नहीं रहते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा इस चैप्टर को लेकर, क्योंकि चैप्टर समझने से मतलब है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। तो टर्म्स में इंग्लिश में ही लिखती हुई चलूंगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं प्रॉपर पूरा लेक्चर ही पूरा वो हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दे दूंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बस सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी। आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको दिक्कत होती है। अगर समझ में आ जाता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हिंदी के टर्म्स क्या है, आपको इंग्लिश में जो है वही सेम हिंदी में रहेंगे, इसलिए ज्यादा यूज नहीं करूंगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो अब मैंने क्या बताया कि जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड्स है, वो आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स होगी और डक्ट जिसमें जिसमें डक्ट प्रेजेंट होगी। तो जो डक्टलेस ग्लैंड्स होंगी वो क्या रिलीज करेंगी, वही क्या बनाएंगी, हार्मोन्स बनाएंगी। और हार्मोन्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आपकी जो
वेन्स हैं, शिराएं हैं, शिराओं में क्या करते हैं, डायरेक्टली ये एंटर हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट टारगेट साइट पे हिट करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और रिलीज करती हैं क्या, हार्मोन्स। अब हार्मोन्स का काम दो होता है, ठीक है। वैसे तो ये बोला जाता है कि हार्मोन्स काम करवाते हैं। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो डिस्कवरी में ये पाया गया कि हार्मोन्स का काम क्या होता है, काम करवाने का। पर जैसे जैसे फर्दर एडवांसमेंट हुए, जैसे कि आपने परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखा कि कैसे कैसे डिस्कवरर्स आए और उन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरीज दी, तो धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया, तो चीजें बदलती गई। तो पहले क्या किया था कि हार्मोन्स को बताया गया था कि ये क्या करते हैं, ये सिर्फ काम करवाते हैं। पर जब बाकी आगे स्टडी करी गई तो ये पाया गया कि हार्मोन्स काम करवाते भी हैं और साथ साथ इनसे ये इनके द्वारा काम रुकवाया भी जाता है। तो क्या दो चीज पता चली कि हार्मोन्स का काम क्या होगा, काम करवाना भी और काम रुकवाना भी। इस बात को याद रखेंगे, ये वन लाइनर के फॉर्म में एक बार क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि हार्मोन्स का क्या काम होता है, ये काम करवाते हैं कि रुकवाते हैं कि दोनों करते हैं। तो क्या जनरली क्या आंसर्स कैंडिडेट्स टिक कर देते हैं कि ये काम करवाते हैं। तो आपका क्या जवाब हो जाएगा कि हार्मोन्स काम करवाते भी हैं और काम रुकवाते भी हैं, ठीक है। ये काम एनहांस भी करते हैं किसी काम को करने में और किसी काम को इनहिबिट भी करते हैं, मतलब रोकते भी हैं। दो काम हो गए इसके। अब बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स और क्या-क्या चीजें स्पेशलिटी होती है जो हार्मोन्स की, वो क्या-क्या है। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली चीज क्या है कि हार्मोन्स क्या है, एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स हैं, एक तरह से आपके रासायनिक मैसेंजर्स हैं जो मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं नेचर में, मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, ये सब क्या है आपके एक तरह न्यूट्रिएंट सोर्सेज हैं जो कि आपके शरीर को आवश्यकता होती है। इनकी भी, हार्मोन्स की भी आपके शरीर को आवश्यकता है, पर ये नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब ये कोई पोषण नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी ये बहुत जरूरी है आपके शरीर के में सारे काम को करने के लिए। तो ये क्या हो गए आपके नॉन न्यूट्रिएंट, एक तरह से नेचर में हो गए। इनकी प्रवृत्ति कैसी है, नॉन न्यूट्रिएंट। अब बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स क्या करते हैं एक किसी भी टारगेट साइट में, जैसे कि एक किसी ग्रंथि ने हार्मोन रिलीज किया, ठीक है। बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत फनी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक ग्रंथि ने हार्मोन रिलीज किया। अब हार्मोन एक तरह से क्या हो गया, एक पुलिस स्टेशन क्या हो गया आपका, ग्रंथि, और ग्रंथि में कौन थे प्रेजेंट, पुलिस। तो पुलिस क्या हो गई आपके, हार्मोन। अब पुलिस को जाना है छापा मारने, तो छापा मारने जाएगी, हर घर में छापा मारेगी कि जहां चोर बैठा है वहीं पे छापा मारेगी। तो पुलिस क्या करेगी, जिस घर में चोर बैठा है उसी घर में छापा मारेगी। तो यही काम हार्मोन का होता है कि ग्रंथि जब उस हार्मोन को रिलीज कर देती है, बना देती है, रिलीज कर देती है, तो हार्मोन क्या करता है, एक स्पेशल टारगेट साइट पर जाकर हिट कर देता है। ब्लड में तो जा रहा है, पर ब्लड में ऐसा नहीं है कि हर एक सेल्स को देता हुआ, बांटता हुआ चला जाएगा, हर एक सेल्स में छापा मारता हुआ चला जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। जहां पे उसका टारगेट है, जहां पे उसको हिट करना है जाके, वहीं पे जाके उसको हिट करेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हार्मोन क्या करता है, हिट करता है टारगेट साइट को। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं। मान लो मेरे को अगर ये हार्मोन किसी भी जगह पे जाना है तो उस पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। तो जैसे ये रिसेप्टर है, तो इसके हार्मोन का क्या रिसेप्टर होगा, हार्मोन का कुछ इस तरीके से रिसेप्टर होगा, तभी क्या है जाके इसमें जाकर ये फिट हो जाएगा। तो इसीलिए हर हार्मोन में क्या होते हैं प्रेजेंट रिसेप्टर्स, और उसके हिसाब से ही वो टारगेट साइट पर जाकर हिट करता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, सो दे आर नीडेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। एक छोटी सी मात्रा में हार्मोन अपना सारा का सारा काम कर लेते हैं, इसीलिए हार्मोन्स को बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में बहुत बड़ा अपना काम करके चले जाते हैं। तो ये तो एक हो गया ब्रीफ आपका क्या हार्मोन्स होते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पढ़ने हैं। तो हार्मोन्स में ये सारे टाइप्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो वीडियो को अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप रोक कर देखिएगा, पर पूरा देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और लास्ट में मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को आपका रिविजन के लिए वो बेस्ट चार्ट है, तो आप जरूर देखिएगा उसको भी। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको हार्मोन क्या पढ़ना है, हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, फिर पीनियल ग्लैंड, फिर थाइमस, फिर पैनक्रियास, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, फिर एड्रिनल ग्लैंड और फिर गोनाड, जिसमें कि आपके टेस्टिस आ जाएंगे और आपकी ओवरीज आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये सारे आपको हार्मोन्स इन डिटेल पढ़ने हैं। चलिए आइए वन बाय वन सारे हार्मोन्स को लेकर चलते हैं, और ये हार्मोन्स हमारे हेड टू टो चलेंगे। मतलब हाइपोथैलेमस कहाँ है? सर में है। ऐसे ही पिट्यूटरी कहाँ है? सर में है। पीनियल ग्लैंड कहाँ है? सर में है। फिर हम थाइमस में नेक की तरफ आएंगे। तो हेड से लेके टो तक हम सारे हार्मोन्स को यहाँ पर कवर करेंगे आज के ही इस सेशन में। ठीक, चलिए आइए जल्दी से आइए अब देख लेते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपको साथ में समझना पड़ेगा, और उसके बाद मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगी कि कौन कौन से हार्मोन्स हाइपोथैलेमस और कौन कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी सेक्रेट कर रहा है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों आपको एक साथ समझना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ क्वेरीज आ रही थी कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आपको ये वैसा कंप्यूटराइज्ड आपको नहीं मिलेगा। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स। आप ये देख सकते हैं मेरे पास मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करे हैं, और बहुत ही साफ राइटिंग में, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसका पीडीएफ आपको बनाकर दे दूंगी। अभी टाइपिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वैसे ही बिजी रहती हूँ, फिर शाम को लेक्चर आपका ये पूरा रिकॉर्ड करना रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन हो जाओ, आपको मैं हैंड रिटन नोट्स दूं चाहे कैसे भी दूं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पढ़ने के लिए, आपको रिवीजन करने के लिए सब चीजें आपके पास होंगी। ठीक है, आप बिल्कुल बस चैनल से जुड़े रहो। चलो देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। तो देखो, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर। ये बात याद रखेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या है, सुपर मास्टर। अभी तक हमने क्या सुना था कि जो पिट्यूटरी है हमारा, ये क्या होता है? मास्टर ग्लैंड होता है। पर मास्टर का भी तो मास्टर है, मतलब एक मास्टर का प्रिंसिपल है, ये समझ सकते हैं। तो मास्टर का प्रिंसिपल कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी कंट्रोल करता है अदर हार्मोन्स को, अदर ग्लैंड्स को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपका हाइपोथैलेमस क्या हो गया? ये सुपर मास्टर हो गया। और साथ ही साथ पिट्यूटरी क्या हो गया? पिट्यूटरी आपका ये हो गया, ये मास्टर ग्लैंड हो गया। ये सबको पिट्यूटरी के बारे में तो सबको पता होता है कि ये क्या होता है, एक तरह से मास्टर ग्लैंड होता है। ठीक, और हाइपोथैलेमस क्या हो गया? ये सुपर मास्टर हो गया। अब हाइपोथैलेमस क्या है? एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में? एक नर्वस सिस्टम के बीच में और एक एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। अब हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम में क्या करता है, तो ये जब हम नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि नर्वस सिस्टम में इसका क्या क्या रोल होता है। जैसे कि आपको भूख लगना, ठीक है, आपको प्यास लगना, साथ ही साथ आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना, मतलब जितनी भी चीज हो सकती है। फिर साथ ही साथ आपकी कोई साइकिल को उसको रेगुलेट करना, तो वो सारा काम किसका हो जाएगा? हाइपोथैलेमस का। और वो कहाँ पे होगा? वो आपका एक तरह से नर्वस रोल हो जाएगा, उसका नर्वस सिस्टम इसका रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज किसकी है? वो हम जब केमिकल कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम वाला पढ़ेंगे उसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका हम एंडोक्राइन रोल देख लेते हैं, किसका? हाइपोथैलेमस का, कि आपका एंडोक्राइन रोल इसका क्या है। तो आपका क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स होते हैं। एक तो कैसे सेल्स हो गए? न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हो गए। देखिए क्लास 11th है तो डीप रहेगा, और आपको टीजीटी लेवल के लिए आप पढ़ रहे हो तो डीप रहेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझो। हाइपोथैलेमस में दो तरह के सेल्स पाए जाएंगे, एक तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स और न्यूरॉन्स। तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे? वो सिक्रीट करेंगे आपके एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स और एक इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स को RH लिखते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन्स को IH लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो क्या मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस जो है, जो आपका सुपर मास्टर है, एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। साथ ही साथ ये क्या करेगा? दो तरह के इसके पास सेल्स पाए जाते हैं, एक तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, अभी हम सब समझेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, तो अभी सिर्फ सुनते जाओ। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, और एक होते हैं दूसरे तरीके के न्यूरॉन्स। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये सेक्रेट करते हैं आपके रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। मतलब ऐसे हार्मोन्स जो किसी भी चीज को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ऐसे हार्मोन्स जो किसी चीज को कम कर रहे हैं, मतलब उसका रोल को खत्म कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, तो वो इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और क्या है? एक तरह से रिलीज कर रहे हैं, मतलब उस चीज को बढ़ा रहे हैं। अभी सारी चीजें हम और डिटेल में समझते जाएंगे, अभी आप सुनते जाइए। अब ये क्या करेंगे? तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन है, ये किस पे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, जो कि क्या है? आपकी मास्टर ग्लैंड है। और ये क्या कर देगा? इसका मतलब ये कंट्रोल करेगा किसको? मास्टर ग्लैंड को। तो मैंने क्या बोला कि आपका हाइपोथैलेमस का जो न्यूरो
एंडोक्राइन सेल्स है ये सेक्रीट करता है दो तरीके के हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन। और ये दोनों क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं किस पे, आपके मास्टर ग्लैंड पे। मतलब सुपर मास्टर ने काम किस पे किया, मास्टर पे काम किया। प्रिंसिपल ने काम किस पे किया, मास्टर पे काम किया। अब ये मास्टर पे काम कर रहे हैं, मतलब पिट्यूटरी पे काम कर रहे हैं, और ये कंट्रोल किसको करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। अब बात कर लेते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जो है, जो उसके दूसरे सेल्स हैं, अभी पहले सेल क्या थे, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स थे। दूसरे अब कौन से सेल्स हो गए, सिंपल न्यूरॉन्स, जो अदर न्यूरॉन्स हैं, बचे हुए न्यूरॉन्स। ठीक, तो बचे हुए न्यूरॉन्स का क्या काम होगा, ये रिलीज करेंगे दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये रिलीज करेगा, प्लस वेसोप्रेसिन। या तो इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलेंगे या वेसोप्रेसिन बोलेंगे। ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जैसे आपका लव हार्मोन हो गया, जादू की झप्पी, आपको किसी से हग करने में अच्छा लगता है, आपकी एक मदर के प्रति अलग फीलिंग है, तो वो जो एक फीलिंग आपको रिलीज हो रही है। आपके एक बेस्ट फ्रेंड के प्रति अलग फीलिंग है, तो वो जो एक फीलिंग आपके अंदर आ रही है, वो कौन सा हार्मोन है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अब समझ लेना कि आपके आपके अंदर बहुत अच्छी सी फीलिंग किसी के प्रति आ रही है, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन का ज्यादा उस समय सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए आपको उस तरह की फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन क्या हो गया, लव हार्मोन हो गया। फिर बर्थ हार्मोन, बर्थ जब एक बेबी का बर्थ होता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है, तब उस बर्थ में हेल्प करता है। फिर साथ साथ मिल्क रिलीज, अब जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद ही तो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो वो क्या हो गया, मिल्क रिलीज करने में हेल्प करता है। तो ये सब क्या होगा, ये सब ऑक्सीटोसिन का कमाल है, और आपके एग्जाम में ऑक्सीटोसिन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एडीएच और वेसोप्रेसिन का काम क्या हो गया, ये आपके अंदर जो यूरिनेशन को कंट्रोल करने की पावर है, ये इसको रेगुलेट करता है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, एक तरह से सुपर मास्टर है, जो कंट्रोल करता है किसको, आपको मास्टर ग्लैंड को, जो कि पिट्यूटरी है। अब ये मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस डीप है और यही सब आते हैं टीजीटी लेवल पे। ठीक, तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं किसके ऊपर, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड के ऊपर। अब बात कर लेते हैं जो सिंपल न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स रिलीज करेंगे ऑक्सीटोसिन या एडीएच या वेसोप्रेसिन। ये क्या काम करेगा, ऑक्सीटोसिन प्यार वाले काम, जादू की झप्पी। ठीक, फिर साथ ही साथ बर्थ हार्मोन, प्लस ये आपका क्या करेगा, मिल्क रिलीज कराने में हेल्प करेगा, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, आप माँ को फीड कराना है। साथ साथ एडीएच और वेसोप्रेसिन ये क्या काम करेगा, आपको यूरिन में कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है। तो ये आपने यहाँ पे समझ लिए। अब बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, सॉरी पिट्यूटरी, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सबसे छोटा सा हार्मोन होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मटर का दाना जो आप समझ सकते हैं, उतना बड़ा ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है, बहुत छोटा सा होता है। साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी का दूसरा नाम एग्जाम में पूछा गया है एक बार टीजीटी लेवल पे, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक, इसको नाम याद रखेंगे क्योंकि हम जनरली पिट्यूटरी ही नाम समझते हैं, तो इसका अदर नेम हो जाएगा हाइपोफाइसिस। ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है, कहीं तो मैंने देखा है टीजीटी में। ठीक है, साथ ही साथ अब देख लेते हैं कि कैसे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, तो ये मैकेनिज्म है यहाँ पर, इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स कौन क्या प्रॉपर रिलीज कर रहा है, उसको हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लीजिए, ये डायग्राम है। इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर का जो हिस्सा हो गया, इसका अपर भाग जो ऊपर वाला है ये हाइपोथैलेमस है, और नीचे वाला भाग क्या है, पिट्यूटरी है। पहली बात तो ये समझेंगे। अब इन दोनों को कनेक्ट कर रही है एक, ये आप इधर देख सकते हैं, तो ये ऐसे ये कनेक्शन हो गया। ये कनेक्शन क्या है, एक तरह से पिट्यूटरी स्टॉक है, जिसको आप इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज इनफंडिबुलम, मतलब एक स्टेटमेंट दी थी, तो उसमें आपको ये बताना था इनफंडिबुलम करता क्या है। तो ये सिर्फ एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का जो ब्रिज है या एक कनेक्शन पॉइंट है, जिसको क्या, या बॉर्डर पॉइंट है, जिसको क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम बोलेंगे या पिट्यूटरी स्टॉक बोलेंगे। ये कनेक्शन है किसका, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच का। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस, नीचे वाला हिस्सा पिट्यूटरी। अब इधर क्या हो गया, इधर ये आप देख सकते हैं दो लोब में कन्वर्टेड है, ये वाला
एक इधर का पोर्शन हो गया और एक इधर का पोर्शन हो गया। इधर के पोर्शन को इंटीरियर पिट्यूटरी बोला और इधर के पोर्शन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला। इंटीरियर पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी में तो आपके हॉर्मोन्स रिलीज हो मतलब बनते हैं, पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वहां पर सिर्फ स्टोर होता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, आप ऐसे याद रखेंगे पोस्टीरियर पीछे वाला भाग कोई एक्टिव काम नहीं कर पा रहा है। सिर्फ याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, एक्टिव काम नहीं कर पा रहा है। वो क्या कर रहा है, लाओ भाई सारी चीज स्टोर करके मुझे दे दो। जैसे घर के पिछले हिस्से में स्टोर रूम होता है आखिरी हिस्से में, इसी तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी है आखिरी पार्ट है, तो वो अपना कोई नई चीज नहीं बना पाएगा। फिर बस कहेगा क्या हाइपोथैलेमस को, लाओ दे दो भाई, जो देना हो दे दो, मैं अपने अंदर स्टोर करके रखता हूं, जब मेरे शरीर को आवश्यकता होगी उस आवश्यकता अनुसार मैं अपने शरीर तक पहुंचा दूंगा चीजों को। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई भी हार्मोन्स नहीं बनते हैं, सिर्फ जो हार्मोन हाइपोथैलेमस बना के दे रहा है वो उसको स्टोर करेगा। तो मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि है पोस्टीरियर, वो क्या करेगी आपकी, वो सिर्फ स्टोरेज का काम करेगी। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस में आप ये दो न्यूरॉन्स देख रहे होंगे, एक इधर रेड साइड वाला और एक ब्लू साइड वाला। ठीक है, ब्लू न्यूरॉन और एक रेड न्यूरॉन। जो रेड न्यूरॉन है ये स्मॉल साइज है, ठीक है, ये स्मॉल साइज है, और जो आपको ब्लू से दिख रहे हैं ये आपके कैसे हैं, ये बिग साइज न्यूरॉन्स है। तो जो बिग साइज न्यूरॉन्स है ये पूरे के पूरे यहाँ पर क्या हुआ, बिग साइज न्यूरॉन्स ने प्रोड्यूस करा क्या, आपका ऑक्सीटोसिन और एडीएच वेसोप्रेसिन, और ये क्या करेंगे यहां से रिलीज करेंगे, और रिलीज करते 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 डायरेक्ट कहां लाके छोड़ देंगे, आपको यहां पे लाकर छोड़ देंगे। कहां से इन्होंने बनाया, ऊपर बनाया हाइपोथैलेमस में, और रिलीज कहां पे किया, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज किया। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब जो स्टोर्ड होते हैं हार्मोन्स, वो कहां बनते हैं, वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग न्यूरॉन्स। और इसमें कौन कौन से आपके बनते हैं हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और एडीएच वेसोप्रेसिन। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन, दोनों नाम एक ही है। ठीक, तो बिग साइज न्यूरॉन्स है, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ऑक्सीटोसिन बनाया और एडीएच वेसोप्रेसिन बनाया। ये यहाँ से डायरेक्ट न्यूरॉन्स के हेल्प से, न्यूरॉन के साथ होते होते न्यूरॉन एंडिंग्स जो है, नर्व एंडिंग्स है, वहां से इससे रिलीज हुआ और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर कलेक्ट हो गया। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे वाले हार्मोन जो सिक्रीट हो रहे हैं, जो आपके क्या हो जाएंगे, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हम करेंगे अभी। तो मतलब जो अब हाइपोथैलेमस में दो तरह के न्यूरॉन्स थे, एक रेड वाला पार्ट दिखाया और एक ब्लू पार्ट दिखाया। तो रेड पार्ट कैसा है, स्मॉल न्यूरॉन्स है, इनको क्या बोलते हैं, ये आपके न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरॉन्स हैं। ठीक, जो हमने यहाँ देखे थे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, तो ये कैसे हार्मोन्स बनाएंगे, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरॉन्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये आपके रिलीजिंग हार्मोन या इनिबिटरी हार्मोन जो हमने यहाँ भी देखा था वो रिलीज करेंगे। और वो यहाँ पे रिलीज करा, यहाँ तो इनका एंड हो गया, न्यूरॉन की एंडिंग्स आप देख सकते हैं ना, इधर इसमें छोटे न्यूरॉन्स हैं, तो यहाँ पे जाके एंड हो गए। तो अब जब यहाँ पे एंड हो गए तो फिर यहाँ पे कैसे आपके रिलीज होंगे, तो इसके लिए बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बीच में एक प्रेजेंट होती है आपकी पोर्टल वेन। बीच में क्या प्रेजेंट है, एक तरह की पोर्टल वेन प्रेजेंट है। और ये पोर्टल वेन का क्या काम होता है, ये ऑर्गन को एक ऑर्गन से, एक ऑर्गन 1 को ऑर्गन 2 से क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2। तो यहाँ पे इधर से न्यूरॉन निकला, सॉरी इधर से क्या निकला, हार्मोन निकला इस न्यूरॉन से, और ये क्या करेगा, यहाँ पे आपकी पोर्टल वेन है इधर, तो पोर्टल वेन ने क्या किया, इस आपके हार्मोन्स को ले लिया और ये ब्लड में रिलीज किया, और ये यहाँ पे वापस कहाँ आ जाएगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में ये हार्मोन यहाँ पे आके रिलीज हो जाएगा। तो मतलब आपका न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरॉन्स जो है ये सिक्रीट करते हैं आपके कौन से दो हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन्स, और ये क्या करेंगे, ये पोर्टल वेन के द्वारा रिलीज हो जाएंगे कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ पे आके ये कलेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप इतना आपको अभी तक समझ में आया होगा सॉरी, इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर क्लास 11th लेवल को पढ़ना है तो कॉम्प्लेक्स तो करना पड़ेगा। और आपको ज्यादा डीप लग रहा है तो मैं एक शॉर्ट भी वीडियो बना दूंगी हार्मोन्स का, जो कि 9th-10th लेवल का है। डायरेक्टली जैसे हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि भाई कौन सा क्या रिलीज करता है, वो भी मैं बना दूंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। पर आप इसको देख जरूर लीजिएगा कि आपको सेशन ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए अभी हम इन कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है, इसको मैं रब करके आपको कंक्लूड करके बताती हूँ।
तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, क्या थी आपकी बात? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में दो तरह की चीजें आपने देखी, आपने दो तरह के सेल्स देखे। एक तो क्या देखे आपने? न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, और एक क्या देखा आपने? सिंपल न्यूरॉन्स देखा, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कैसे थे? यहां पे इन्होंने बनाया क्या? स्मॉल न्यूरॉन। और इन्होंने क्या बनाया? इनके पास थे न्यूरॉन्स, बिग न्यूरॉन्स थे, ठीक। अब ये स्मॉल न्यूरॉन्स थे तो क्या कर रहे थे? इन्होंने कौन सा हार्मोन रिलीज किया? इन्होंने हार्मोन रिलीज किया, दो हार्मोन। एक तो आपका रिलीजिंग हार्मोन और एक इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ये रिलीज किया इन्होंने। क्या रिलीज किया? इन्होंने सेक्रीट किया आपका दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और आपका एडीएच, या इसी को बोला वेसोप्रेसिन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या किया? ये हार्मोन क्या करेगा? ये जाएगा कहां पे? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में। और ये जाएगा कहां पे? ये आपका डायरेक्टली जाएगा, डायरेक्टली नर्व एंडिंग्स के थ्रू, नर्व एंडिंग्स के थ्रू कहां जाएगा? ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चला जाएगा, ठीक है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ, बीच में कौन सी वेन आई? पोर्टल वेन, ठीक है। बीच में आई कौन सी? पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन क्या करी? पोर्टल वेन लेके जाके इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर दे दिया। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज्ड जो हार्मोन्स थे, जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स बनाए, वो हार्मोन्स कहां चले गए? अब एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर चले गए। अब क्या करेंगे? इसने एक तरह से सिग्नल दे दिया, भाई अब पिट्यूटरी तुम अपना काम करो। तो अब फर्दर पिट्यूटरी अपना कैसे काम करेगी, आइए चलिए फर्दर इसको देखते हैं। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर और आप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैं पीडीएफ इसका नोट्स एज सच दे दूंगी, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इनके इन शॉर्ट हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अभी तक तुम मैकेनिज्म देख रहे थे, समझ रहे थे कैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कनेक्टेड है, कैसे हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर है, पिट्यूटरी उसका बात मानता है, पिट्यूटरी बात सुन के अपने रोल को करता है। अब आइए इसको कंक्लूड करते हैं, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को। और इसके बाद के सारे बहुत शॉर्ट शॉर्ट हार्मोन्स हैं, तो बहुत कम टाइम में आपके बाकी हार्मोन्स कंप्लीट हो जाएंगे क्लास 11th के, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी की तरफ चलते हैं। तो पिट्यूटरी क्या है? पिट्यूटरी का दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया, हाइपोफाइजियल। तो हाइपोफाइजियल आपके ग्लैंड्स ये रिलीज करेंगे आपके हार्मोन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बोला था मैंने कि पिट्यूटरी, या मैंने स्ट्रक्चर पिट्यूटरी का बनाया है। तो पिट्यूटरी का ये वाला भाग क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये वाला भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और जो बीच की लाइन देख रहे हैं, ये आपकी हो जाएगी इंटरमीडिएट। अब आपके एग्जाम में आपसे जब क्वेश्चन को बहुत डीप पूछा जाता है, तो आपको किस फॉर्म में पूछेंगे? आपको नाम पूछा जाता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम है, इंटरमीडिएट का क्या दूसरा नाम है, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम है, या पोस्टीरियर आपको नाम दे दिया कि पास डिस्टालिस। ये पास डिस्टालिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? जब आपको नाम ही नहीं पता होगा कि पास डिस्टालिस आपने पिट्यूटरी में सुना था और पास डिस्टालिस एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा जाता था, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको पास डिस्टालिस बोलते हैं। तो ये नाम आइए देख लेते हैं। तो पास डिस्टालिस किसको बोलेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। और ये आपका एक तरह से इसका एक और नाम हो जाएगा आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ट्रॉपिक हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के आपने तीन नाम देखे, पास डिस्टालिस, आपका एक दूसरा नाम हो गया ट्रॉपिक हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ठीक है। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, GH जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। अब ये ग्रोथ हार्मोन कैसे हो गया, आपका बोन का ग्रोथ हो गया, आपकी मसल्स की ग्रोथ हो गई, साथ ही साथ आपकी स्किन की भी ग्रोथ हो गई, क्योंकि स्किन भी क्या है, ग्रो होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा बच्चा है और फिर बड़ा होगा तो स्किन का साइज नहीं बढ़ेगा, तो स्किन भी क्या है, ग्रो होती चली जा रही है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या हो गया आपका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है TSH। तो ये भी कौन रिलीज कर रहा है, आपका पिट्यूटरी का एंटीरियर भाग। पिट्यूटरी तो कर ही रहा है, पर पिट्यूटरी का एंटीरियर भाग या पार्ट डिस्टालिस कर रहा है, ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। फिर नेक्स्ट है एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, इसको शॉर्ट फॉर्म ACTH होता है। फिर नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन कराना। अभी तक आपने ऑक्सीटोसिन में क्या पढ़ा था कि मिल्क को रिलीज कराता है, इसका काम है रिलीज कराना, रिलीज कराता है, निकालता है। इसका क्या काम है, मिल्क को प्रोड्यूस कराता है। P से प्रोलैक्टिन और P से प्रोडक्शन। इससे याद रखेंगे कि प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क को प्रोड्यूस कराना, बनाना, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना। पर ऑक्सीटोसिन में क्या था, मिल्क को रिलीज कराना, निकालना। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से। तो ये क्या हो गया, प्रोलैक्टिन का मिल्क का प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन आपके गोनाड्स में काम करते हैं, जैसे कि FSH हो गया और LH हो गया, ये हार्मोन्स के नाम है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब हम गोनाड्स पढ़ेंगे अभी इसमें लास्ट में, तब हम इस हार्मोन्स को इसमें डीप में पढ़ेंगे। अभी ये आपके लिए फ्लो चार्ट मैंने आपको बनाया है, जिसमें कि आप याद रखेंगे कि पिट्यूटरी था ना, पिट्यूटरी कंट्रोल तो किसका था, हाइपोथैलेमस का था। हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल करके ये हार्मोन्स पिट्यूटरी से सेक्रेट करवाए। अब पिट्यूटरी इन लोगों पे काम करेगा ना, तो अब ये लोग अपना फर्दर काम करेंगे, जो कि हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। प्लस अब देख लीजिए इंटरमीडिएट। तो जो ये इंटरमीडिएट है किसका, पिट्यूटरी का इंटरमीडिएट है, ये इसको बोलते हैं पास इंटरमीडिया। तो ये नाम से ही क्लियर है, पास इंटरमीडिया। अब ये रिलीज करेगा हार्मोन मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या कॉज करता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन, ये इसकी वजह से होता है, मेलेनोसाइट की वजह से होता है। ठीक है। तो और लास्ट बचा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या मैंने बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता है। ये सिर्फ क्या काम है इसका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि आप लेक्चर सुन भी रहे हैं पूरा कि नहीं। आपका काम क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है, आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने इतनी देर से आपको बताया है, बस मैं आपको इतना हिंट दे रही हूँ कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाता है खुद से, तो फिर वो क्या करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इसके बाद आपकी बात आ जाती है, सब हो गया आपका पिट्यूटरी का काम। अब बात आ जाती है डिसऑर्डर्स की, कि डिसऑर्डर्स क्या है, अगर किसी चीज का हाइपर सेक्रेशन हो रहा है, कि मतलब ओवर सेक्रेशन हो रहा है, जैसे कोई हार्मोन आपका ओवर सेक्रेट हो रहा है, जैसे ग्रोथ हार्मोन आपका ओवर सेक्रेट हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, बच्चे में ऐसा देखा जाता है कि जाइजेंटिज्म, बच्चे एकदम अपनी हाइट से अबव नॉर्मल हाइट से हो जाते हैं, बहुत आपने जाइंट को देखा होगा। फिर अगर आपका हाइपर सेक्रेशन किसमें हो रहा है, अगर एडल्ट में हो रहा है, तो उनमें कॉज करती है एक बीमारी, एक्रोमिगली। ये बात याद रखेंगे, एक्रोमिगली एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एक्रोमिगली में होता क्या है, जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, बोन बनाई है मैंने, तो बोन में आप यहाँ पे ये देखिए, ये एक तरह से इसको मैं एनलार्ज सेक्शन अगर मैं बनाऊं आपका, तो ये एक बड़ी सी मैंने बोन बना दी। ठीक है, ये बड़ी सी मैंने बोन बना दी। अब इसमें क्या है, ब्लू कलर से देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसा आपको इस तरह से प्लेट्स देखने को मिलती है। इन प्लेट्स को बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट्स। ये प्लेट्स जैसे जैसे ग्रोथ होती है, ये प्लेट्स भी ग्रो होती रहती हैं, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है, अब एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आप निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप बुढ़े होते तक आपकी ग्रोथ होती रहेगी, तो सोचिए आप कितने लंबे हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी हाइट रुक जाती है, तब इससे क्या होता है, ये एपिफाइजियल प्लेट्स जो है ये
क्लोज हो जाती हैं। जब ओपन रहती हैं तो इस तरीके से रहती हैं, पर जब क्लोज हो जाती हैं तो ये इनका एंड क्लोज हो जाता है। अब इसके बाद इसको क्लोज होने की वजह से ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। पर कुछ एडल्ट ऐसे होते हैं जहां में ओवर सेक्रेशन ऑफ किसका ग्रोथ हार्मोन हो रहा है पिट्यूटरी के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, तो ये क्या हो जाता है, अब यहाँ ऊपर तो ग्रोथ हो नहीं सकती, तब इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपकी हड्डी कहीं से ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। तो ये हड्डी आपने देखा हो किसी किसी के हाथों की कि हड्डी उभरी हुई है, इस तरह से ऐसे बेंड है, या पैर पे भी साइड में इस तरह से अंगूठा बना हुआ है, तो अंगूठे का आकार कुछ इस तरीके से हो गया है कि अंगूठा अब यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पूरा चौड़ा अंगूठा हो गया, ये साइड से हड्डी निकल गई है। तो ये सब क्या है, ये सब का हो जाता है एक्रोमेगली, एक डिसऑर्डर है जो कि एडल्ट में देखा जाता है अगर ग्रोथ हार्मोन उसमें ज्यादा हो गया उनमें। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइपोसेक्रेशन, मतलब अब सेक्रेशन कम है, ग्रोथ हार्मोन जितना होना चाहिए उसकी मात्रा उससे कम है, तो आपको देखने को मिलेगा ड्वार्फिज्म, बौनापन। ठीक है, ये जनरली बच्चों में ही पाया जाता है ड्वार्फिज्म। तो ये सब क्या थे, आपके पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स प्लस उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आइए अब सम अप कर लेते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, जैसे जो 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 सारे हार्मोन्स यहाँ पर आपने देखे उसी के रिलीजिंग और उसी के इनहिबिटरी हार्मोन्स आपको वहां पे फ्रेम कर देने, जो आपने यहाँ पढ़ा उसी को आपको वहां पे उसको फ्रेम कर देना। जैसे रिलीजिंग हार्मोन में क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, GHRH इसको शॉर्ट में लिखते हैं, GHRH। ठीक है, ऐसे प्रोलेक्टिंग हार्मोन PLRH। तो जो आपने उधर पढ़े, मतलब बात तो वही है ना कि हाइपोथैलेमस ही सारा गाइड कर रहा था, तो इसके क्या क्या हार्मोन्स हो जाएंगे हाइपोथैलेमस के, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, एडेनोकोएट, CTH, TSH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ऐसे इसके रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। साथ साथ आपने क्या पढ़ा था, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये वाटर को रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक है, साथ साथ यूरिन में कंट्रोल का जो आपको एक क्षमता है उसको प्रोवाइड करेगा, प्लस ये इंक्रीज करेगा क्या, ब्लड प्रेशर को। कौन सा हार्मोन आपका, ADH। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद जिससे मिलती है, तो आपका हो जाएगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या वेसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम था, जादू की झप्पी, मिल्क का क्या है यहाँ पे, रिलीज होना, प्रोडक्शन दो, प्रोलेक्टिन पी से प्रोडक्शन। फिर बर्थ हार्मोन आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराता है। ठीक है, ये मिल्क और रिलीज कैसे होगा, आपका मेमोरी ग्लैंड की हेल्प से होगा। तो ये सारे क्या थे, आपके हाइपोथैलेमस के पार्ट और आपके पिट्यूटरी के पार्ट। चलिए फर्दर अब पीनियल ग्लैंड कर लेते हैं। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट्स जब देखो ना आपके तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। हाँ, चलिए अब देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड को। तो पीनियल ग्लैंड का काम क्या रहता है, जितनी भी साइकिल्स हैं, अब ये साइकिल आपकी क्या होगा, भूख लगना, भूख एक समय पर लगती है, जो भी टाइम होगा लंच का, तो जो लंच का टाइम है उसी समय भूख लगती है। क्यों, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अंदर जो बोलते हैं चूहे दौड़ रहे हैं, तो चूहे नहीं दौड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, या जो हमारे मसल्स हैं, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अपना करना चालू कर देती हैं उस समय, जिस समय की इनका टाइम होता है, जिस समय की इनको खाना मिलता है। मतलब वो अपनी गतिविधि चालू कर देती हैं, चाहे खाना पहुंचे चाहे ना पहुंचे। तो इसलिए क्या लगता है कि चूहे दौड़ रहे हैं, पर वो चूहे नहीं दौड़ते हैं, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, आपका संकुचन और आपका फैलाव किसका है, मसल सेल्स का होता है। तो बात कर लेती हूँ, जब मैं बता रही हूँ पीनियल ग्लैंड की, तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जितने भी साइकिल वाले काम है वो पीनियल ग्लैंड करता है। अब पीनियल ग्लैंड ग्रंथि है, तो पीनियल ग्रंथि कुछ एक हार्मोन निकालेगी, तो उस हार्मोन का नाम है आपका मेलेटोनिन। तो ये हार्मोन क्या कर रहा है, रिदमिक साइकिल कर रहा है। अब रिदमिक साइकिल जैसे कि बायोलॉजिकल क्लॉक, अब बायोलॉजिकल क्लॉक से क्या समझते हैं, किसी किसी को आपने सुना होगा कि मैं तो बिना अलार्म के उठ जाता हूँ, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे तो अलार्म की जरूरत है। तो मेरे अंदर हो सकता है मेलेटोनिन की कमी हो गई है, इसका मतलब। तो मेलेटोनिन का काम क्या है कि बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना। कोई 6 बजे उठ रहा है तो डेली उसकी नींद 6 बजे खुल जा रही है, तो वो किससे हो गया, वो पीनियल ग्लैंड की हेल्प से, मेलेटोनिन जो हार्मोन निकला उसकी वजह से। फिर आपको हंगर का जो मैंने बताया कि हंगर का टाइम फिक्स होता है, पेट में गुदगुदी सी होने लगती है, क्यों, क्योंकि वो मेलेटोनिन सेक्रीट हो रहा है। फिर स्लीप वेक साइकिल आपका वही हो गया, एक समय पर ही नींद आती है और एक समय पर आप जग जाते हैं। जितनी भी साइकिल की चीजें हैं वो आपकी पीनियल ग्लैंड के अंदर आ जाएंगी। फिर रूटीन एक्टिविटी, कोई भी रूटीन एक्टिविटी है आपकी, तो वो भी क्या है, एक रूटीन सेट हो गया है। तो वो रूटीन किसने सेट किया है आपका, वो आपका रूटीन मेलेटोनिन हार्मोन ने सेट किया है। फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी किसकी वजह से हो रही है, मतलब उसका जो साइकिल चल रहा है, चक्र चल रहा है, वो भी किसकी वजह से है, वो भी मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से है।
ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गया, एक तरह के साइकिल वाला, तो जितना भी काम साइकिल से रिलेटेड है, जो भी एक चक्र में चीजें आपकी हर रोज हो रही हैं या हर महीने में हो रही है, तो वो चीज क्या हो गई, आपकी मेलेटोनिन हार्मोन की मदद से हो गई। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपनी ग्लैंड। हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड आपका एक हार्मोन सेक्रेट करेगा, थाइमोसिन। तो ये हार्मोन, ये ग्लैंड ने क्या, ग्रंथि ने क्या हार्मोन सेक्रेट किया, थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन जो है आपका, ये क्या करेगा, ये इम्यूनिटी को बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, वीक करेगा। तो ये सारी चीजें निर्भर होंगी किस पे, थाइमोसिन पे। तो आपका ये इम्यून सिस्टम पे ये वर्क करता है। तो मैं इसको बोलूं तो ये बोल सकती हूँ कि ये वर्क्स ऑन इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। तो ये इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है। अब आइए देख लेते हैं कैसे करता है। जो थाइमोसिन है ये दो तरह के सेल्स बनाता है, तो टी सेल्स और बी सेल्स, इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स। जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर करेंगे अपना आगे चलकर, क्लास 12 के बुक में है, तो उसमें टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स बहुत डिटेल में दिया है। तो वहां मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी कि कैसे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कैसे एंटीबॉडीज का ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है। तो ये प्रॉपर मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना जानना है हार्मोन वाले चैप्टर में कि जो आपका थाइमस ग्लैंड है, इस थाइमस ग्रंथि ने रिलीज किया हार्मोन थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन जो है ये आपका इम्यून सिस्टम पे काम करता है। और कैसे काम करता है, क्योंकि ये बनाता है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा बनाता है बी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या हो जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या हो जाएगा, ये एंटीबॉडीज बनाएंगे और ह्यूमरल रिस्पॉन्स को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये डिटेल्ड हम वहां पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और थी कि जो थाइमस है, थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रहा है थाइमोसिन, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, ये क्या होता है, थाइमोसिन आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम मात्रा में सिक्रीट होने लगता है। और जो ओल्ड एज में ये बिल्कुल नहीं सिक्रीट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती रहती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम एडल्ट की तरफ जाते हैं इम्यूनिटी वीक होने लगती है। कारण यही है क्योंकि थाइमोसिन का सेक्रीशन कम हो जाता है और ओल्ड एज आते आते खत्म हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट ग्लैंड पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारी है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास को मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, मतलब एक मिश्रित ग्रंथि है। ये आपकी एंजाइम्स भी सेक्रेट करेगी और ये ग्रंथि ही आपकी एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा हार्मोन्स भी रिलीज करेगी। तो जैसे कि आपने डाइजेशन का चैप्टर अभी 9th स्टैंडर्ड में नहीं हुआ है, पर अगर आपने समरी देखी होगी मेरी क्लास 8 की, क्लास 8 की बुक में मैंने समरी बायोलॉजी, जब पूरा कंप्लीट एक बायो का सेक्शन दिया आपको 2 घंटे का, जिसमें कंप्लीट बायो की समरी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो उसमें डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने पेनक्रियास को भी देखा है। तो पेनक्रियास कुछ एंजाइम सेक्रीट करता है, कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस सेक्रीट करता है। और वो जूसेस कहाँ मदद करते हैं, आपके पाचन क्रिया में उसका मदद होती है, मतलब वो डाइजेशन की प्रोसेस में उसका हेल्प होती है। तो उसके द्वारा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स निकल रही हैं, वो आपके ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और आपके पेनक्रियाटिक जूसेस। तो ये सब एंजाइम्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे हो गए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब का क्या कर रही है, डाइजेशन कर रही है। तो ये हमने वहां पढ़ा है। तो ये क्या रोल हो गया पेनक्रियास का। तो पेनक्रियास का एक रोल तो आपने डाइजेशन में देखा था, दूसरा रोल पेनक्रियास का हम हार्मोन्स वाले चैप्टर में देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये एंडोक्राइन रोल अपना दिखाता है। एंडोक्राइन रोल मतलब ऐसा रोल जहां पे हम देख रहे थे हार्मोन्स के बारे में। स्टार्टिंग के चैप्टर में मैंने बताया था कि ग्लैंड्स एंडोक्राइन नेचर की भी होती हैं और एक्सोक्राइन नेचर की भी होती हैं। तो जो एंडोक्राइन नेचर की है वो क्या कर रही है, वो हार्मोन सिक्रीट कर रही है। तो जब पेनक्रियास अपना एंडोक्राइन नेचर दिखा रहा है, तो इसका मतलब पेनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा, कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा। और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से ये हार्मोन्स रिलीज करता है। तो मैंने क्या बताया कि एक्सोक्राइन है नेचर, तो इसका पेनक्रियाटिक जूसेस कर रहा है सिक्रीट। और ये कहाँ यूज करेंगे, ये डाइजेशन में, आपका पाचन क्रिया में ये मदद करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में ये हेल्पफुल रहता है। अब दूसरी चीज, अब ये जो इसका एंडोक्राइन नेचर है वो क्या करेगा, तो पेनक्रियास एक तरह से कंपोजिट ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। और ये मिश्रित ग्रंथि एंडोक्राइन सेल्स बनाती है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनमें होती है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इसको समझ लेते हैं ना, बड़ा सा टर्म आया। ये आप पूरा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या मैंने पत्ती नुमा स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये क्या है, पेनक्रियास। पेनक्रियास का पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरी पत्ती क्या हो गई, एक्सोक्राइन हो गई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और इसमें छोटा सा जो आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है ऐसा, ये ब्लैक डॉट है मतलब क्या, एंडोक्राइन।
तो इसका मतलब ये बोला गया कि एक पूरा आइलैंड है, आइलैंड किसका, आपका पेनक्रियास का, ये पूरा एक आइलैंड है और इस आइलैंड में छोटा सा ये क्या है आपका एंडोक्राइन, इसका सेल यहाँ पे पाया जाता है जो कि क्या बनाता है आपका हार्मोन रिलीज करता है। तो ये क्या है, ये एंडोक्राइन सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है आपके आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस दो तरह के सेल्स बनाते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, और एक और होते हैं गामा सेल्स जो सोमैटोस्टैटिन एंजाइम सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये इतना डीप में अभी नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है कितना, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स तक आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस किसको बोला, इस ब्लैक डॉट को बोला। तो एंडोक्राइन सेल्स क्या रिलीज कर रहा है, मतलब एंडोक्राइन सेल रिलीज नहीं कर रहा है, एंडोक्राइन सेल्स में क्या प्रेजेंट है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट है। ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं ये आपके ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करते हैं और जो बीटा सेल्स होते हैं ये आपके हार्मोन इंसुलिन को रिलीज करते हैं। आपने ये टर्म तो बहुत अच्छे से सुना होगा, इंसुलिन के इंजेक्शंस, इंसुलिन, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो अब अल्फा सेल्स हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। अब इस ग्लूकागॉन हार्मोन का क्या काम होता है ये आपको जानना है। तो आपके ब्लड में शुगर लेवल का एक कंसंट्रेशन होता है जो मेंटेन होना चाहिए, और वो कंसंट्रेशन होता है आपका 80 से लेके 80 से लेके 100 के बीच में, 100 mg पर ml, ठीक है। इतना कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ब्लड में शुगर का होना चाहिए एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर इस नॉर्मल कंडीशन से ब्लड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, इस नॉर्मल कंडीशन से ब्लड का लेवल बढ़ जाता है तो रोल किसका स्टार्ट होता है, तब रोल स्टार्ट होता है इंसुलिन का। अगर इस नॉर्मल लेवल से शुगर का लेवल कम हो गया, मतलब 80-100 से शुगर का लेवल अब आपका कम आपके ब्लड में है, तब कौन अपना काम दिखाएगा, तब आपका काम दिखाएगा ग्लूकागॉन। इसका मतलब कि जो ब्लड का शुगर लेवल है नॉर्मल 80 to 100 mg पर ml, इसको रेगुलेट करता है कौन, आपका या तो ग्लूकागॉन या इंसुलिन। अगर इससे कम हुआ 80 से, मान लीजिए 80 एक क्या है, एक सेट कर दिया एक पैरामीटर, अब इस 80-100 से कम होगा तो ग्लूकागॉन हार्मोन अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब वो ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाकर नॉर्मल तक लाएगा। पर अगर आपका 80 से 100 से ज्यादा है आपके ब्लड में शुगर का लेवल, तब काम कौन करेगा, आपका इंसुलिन काम करेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है ब्लड के लेवल को, शुगर के लेवल को कम करना। ज्यादा है शुगर का लेवल ब्लड में तो उसको वो कम करेगा। पर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, इंसुलिन क्या है, बनना ही कम हो जाता है, मतलब इंसुलिन जितना पर्याप्त मात्रा में बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। इस वजह से क्या होता है, उनको अलग से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लड के शुगर लेवल को उनको मेंटेन करना है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। आइए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए अल्फा सेल्स है, अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ग्लूकागॉन। इसका काम क्या है, ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, इसी को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट। हाइपर मतलब कोई चीज का बढ़ना, हाइपर होना, जैसे ही इंक्रीज करेगा तो हाइपर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इंसुलिन की बात कर लेते हैं। इंसुलिन को कौन बनाता है, बीटा सेल्स बनाते हैं। बीटा सेल्स बना रहे हैं मतलब ये क्या का, इनका काम क्या है कि ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करना, ठीक है। ब्लड में शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो इंसुलिन अपना काम करता है, वो शुगर लेवल को कम कर देता है। अब इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, मतलब कम करना, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, ठीक। अब इंसुलिन की कमी, अब ब्लड में क्या है, ये अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर क्या है, बढ़ जाती है। ये सिंपल सी बात है, शुगर को मेंटेन कर रहा है कौन, शुगर के लेवल को जो ब्लड में बढ़ गया है तो उसको मेंटेन कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। पर अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं, दो चीजें होती हैं ब्लड में, कि ब्लड में शुगर है, दो कंडीशंस हैं। अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, मतलब एक्सेस हो गया है, शुगर बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है ब्लड में, तब ऐसी चीज इफेक्ट, ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी सेल्स, या क्या करेगी बॉडी। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो अगर एक्सेस हो गया है तो सबसे बड़ी बात है कि अब जितने, जब ये अब क्या ब्लड में जो शुगर बढ़ गया,
तब क्या होगा कि सारे सेल्स को बोला जाएगा, इंसुलिन बोलेगी भाई जितना तुम ले सकते हो, जितना मैक्स टू मैक्स शुगर ले सकते हो सेल्स ले लो और अपना एनर्जी फॉर्म करो खुद का। मतलब अब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा सेल्स के द्वारा अपटेक, मतलब लेना किसको, शुगर को। और जैसे ही सेल्स शुगर को ज्यादा लेंगे, अब ये क्या रिलीज कर देंगे, ये एटीपी रिलीज कर देंगे। और एटीपी क्या होता है, आपकी एनर्जी का सोर्स होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर से सुनेंगे, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, एक्सेस हो गया शुगर का लेवल, तब क्या होगा, सेल्स को बोला जाएगा भाई जितना तुम बटोर सकते हो, जितना तुम शुगर ले सकते हो, उतना तुम लेकर अपने खाते में रख लो और रखने के बाद उसको अपना कन्वर्ट कर लो किसमें, ऊर्जा में, एटीपी में के फॉर्म में। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा काम क्या होगा, अब इसको जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब अब जो ग्लूकोज एक्सेस है उसको कन्वर्ट होना होगा, GLUCOSE, ग्लूकोज को कन्वर्ट होना होगा ग्लाइकोजन में। ठीक है। और ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। और प्लांट्स के क्या होते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, स्टार्च। ठीक है ना, प्लांट्स अपना खाना किसके फॉर्म में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, मंड के फॉर्म में। एनिमल्स किसके फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो जो एक्सेस ग्लूकोज और बची उसको कहा जाएगा भाई तुम कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाओ। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अभी भी जो एक्सेस ग्लूकोज बचा है बॉडी के अंदर, तो उसको बोला जाएगा भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा करो फैट्स में। ठीक है। तो तीन चीज आपने देखी, पहला आपने देखा कि सेल्स को बोला जा रहा है कि एक्सेस ग्लूकोज को लेकर जाओ और एटीपी को फॉर्मेशन कर लो। दूसरी बात क्या बोली गई कि एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दो किसको, ग्लाइकोजन में। तीसरी बात बोली गई कि एक्सेस ग्लूकोज जो बच रहा है उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, फैट्स में। तो ये तीन प्रक्रियाएं होती हैं कब, जबकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब कमी भी तो होगी, अगर मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, जस्ट इसके ऑपोजिट इफेक्ट्स हो जाएंगे। जो हमने अभी तक अपना देखा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें कन्वर्ट हो रही हैं, जस्ट उसके उल्टे इफेक्ट्स हो जाएंगे। देख लेते हैं। अब क्या होगा, सेल से बोला जाएगा भाई तुम अपना सेल कम यूज करो किसको, ग्लूकोज को। सेल अब ग्लूकोज को कम यूज करेगी। दूसरा क्या हो जाएगा, अब जो ग्लाइकोजन बना था, जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। अभी तक तो क्या किया था, उसका इकट्ठा करा था, उसका संचय किया था, अब क्या है उसको तोड़ा जाएगा वापस से ग्लूकोज में। ठीक है। फिर साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैट्स भी जो बने थे, स्टोर्ड फैट्स थे, उसको भी कन्वर्ट होना होगा किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी, आपके पास कुछ खाने को नहीं है, आप नहीं खा पा रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि उस सिचुएशन में आदमी एकदम से मर जाता है। तब उस सिचुएशन में क्या होता है, जितना भी ग्लाइकोजन है, फैट्स है, ये सारे बॉडी के सेल्स अपना टूटना चालू होते हैं और कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, जो इंटर्न कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, किसमें, आपकी एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन और हाइपर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। हाइपोसेक्रेशन, हाइपो क्या था, मैंने क्या बताया, कमी। अगर इंसुलिन की कमी होगी शरीर में, तब क्या होगा, जब इंसुलिन कम है तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर, और उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसी को बोल देते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। जब आपकी शुगर की लेवल बढ़ गई, डायबिटीज वाले पेशेंट्स की बात है, जब आपकी शुगर की लेवल बढ़ गई तब क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा हो गई। उस सिचुएशन में क्या हुआ, आपका डायबिटीज मेलाइटस हुआ, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइपर सेक्रेशन। जब इंसुलिन क्या है, बहुत ज्यादा सेक्रीट हो रहा है। अब इंसुलिन बहुत ज्यादा सेक्रीट हो रहा है तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड से शुगर लेवल को कम करना। अब ओवर कम हो गया, बहुत ज्यादा ही कम हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इंसुलिन शॉक हो जाता है। मतलब ऐसे सिचुएशन में आदमी कोमा में भी चला जाता है, ऐसे सिचुएशन में आदमी की डेथ भी हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है। क्यों, क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज की तो आवश्यकता है, जब ग्लूकोज रहेगा तभी सेल्स अपना एटीपी बना पाएंगे, ऊर्जा बना पाएंगे किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। शरीर के मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी का सोर्स क्या है, शुगर।
तो इसीलिए कहा जाता है एक पर्याप्त मात्रा में, एक बैलेंस डाइट में हर चीज खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सेस खा लिया, ऐसा नहीं है कि पूरा ही डाइट कर लिया, और डाइट करने से क्या हो गया, ग्लूकोज ही नहीं है शरीर में, जितना ग्लूकोज स्टोर्ड था ऑलरेडी वो बॉडी तोड़ चुकी है, ग्लाइकोजन तोड़ चुकी है, फैट्स तोड़ चुकी है, प्रोटीन्स तोड़ चुकी है, अब कुछ है ही नहीं। तब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इंसुलिन शॉक हो जाएगा बॉडी को और चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। इसलिए टेक अ बैलेंस डाइट एंड बी हैप्पी। ठीक, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे, अपना आगे देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड। अच्छा, एक बात और आप सभी को बतानी है कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसका मैंने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किया है क्लास 11th एनसीईआरटी बुक से। तो आपको इसका प्रॉपर साफ सुथरा नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से ही है, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप पीडीएफ खोलकर बैठिएगा और साथ ही साथ आप लेक्चर को सुनते रहिएगा और मार्क करते रहिएगा, तो आपकी चीजें नोटेड भी रहेंगी और आपको समझ में भी आएगा कि जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं जल्दी से, क्या थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड हमारी किधर होती है, ऊपर इधर ट्रैकिया के साइड इधर पे थायराइड ग्लैंड होती है। और थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की होती है, बाइलोब्ड होती है, ये सब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मेन हमें पढ़ना है क्या, फंक्शन इसका। तो थायराइड ग्लैंड आप देख सकते हैं कि ये बटरफ्लाई शेप की दिख रही है, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, तो ये बाइलोब्ड हो गया। बीच में ये हिस्सा क्या है, ये नॉन सिक्रीटरी है, मतलब कोई सिक्रीशन नहीं होता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, ये इस्थमस का क्या काम है, ये एक लोब को दूसरे लोब से जोड़ता है, बस इसका काम इतना है, कोई सेक्रेशन इसमें नहीं होता है, मतलब किसी भी तरह का ये हार्मोन नहीं रिलीज करता है ये पार्ट। अब बात कर लेते हैं, ये बाइलोब्ड है, तो आपको इधर देखने को मिल रहा होगा ऐसे छोटे छोटे से मैंने गोले बनाए हैं इसमें। ये बटरफ्लाई शेप हो गई, अलग से भी मैं दिखा दे रही हूँ, तो ये बटरफ्लाई शेप की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। तो ये बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड, इसमें कुछ गोले गोले हैं, तो ये जो गोले हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको फॉलिकल्स बोलते हैं। और यही फॉलिकल क्या करते हैं, ये आपका रिलीज करते हैं हार्मोन थायरॉक्सिन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन थाइमस से तो रिलीज होता है, ये सबको पता है, इतना क्लास 10th वाले बच्चों को ही पता होता है, पर वो कौन से सेल्स होते हैं, तो वो फॉलिकल सेल्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं क्या, आपके हार्मोन थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन में दो तरीके के हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो T3 होता है और एक T4 होता है। तो थ्री को बोलेंगे ट्राई, 3 है ट्राई और 4 है तो टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, और नाम से सेम रहेगा बाकी, ट्राई आइडो थायरॉक्सिन या थायरोनिन, कोई भी लिख सकते हैं, थायरॉक्सिन भी लिख सकते हैं और थायरोनिन भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों नाम इसके ठीक है। तो T3 है मतलब ट्राई हो जाएगा, और आइडो थायरॉक्सिन या थायरोनिन, और टेट्रा आइडो थायरोनिन। आइडो क्यों यूज किया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड क्या है, आयोडीन से रिलेटेड होती है ना, गोइटर हो जाता है अगर थायराइड की कमी होती है, तो उसकी आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको गोइटर हो जाता है, सबको पता है। तो ये क्या हो गया, तो ये अब देखिए, अब मैं इसको आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताती हूँ कि फॉलिकल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके आयोडीन। तो आपके फॉलिकल सेल्स कुछ इस तरीके, कुछ फ्लावर शेप के सेल्स होते हैं। तो ये जैसे मैंने ये बनाया, ड्रॉ किया, तो ये अब आपको कुछ कुछ फ्लावर जैसा लग रहा होगा। तो ये जो एक ये 3 देख रहे हैं आप, तो ये क्या हो गए, ये फॉलिकल हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर का ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे गोल गोल सा, तो ये जो गोल गोल से हिस्से हैं ये हैं आपके फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, अब इस फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, यहां पे प्रेजेंट होता है आपका आयोडीन। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर अब समझ में आ गया होगा कि आयोडीन एग्जैक्टली कहां प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई आपको, बटरफ्लाई शेप्ड होती है, बाइलोब्ड होती है, प्लस इसमें फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स में फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और फॉलिकल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन थायरॉक्सिन, जो कि दो तरीके का हो गया, थायरॉक्सिन T3 और T4। T3 को ट्राई आइडोथायरोनिन या ट्राई आइडोथायरॉक्सिन, T4 को टेट्रा आइडोथायरोनिन या टेट्रा आइडो थायरॉक्सिन। ठीक, अब बात कर लेते हैं, जो T3 होता है और T4 होता है, ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, मतलब T3 की जब कमी होगी तो T4 उसकी हेल्प कर देगा, T4 की कमी होगी तो T3 हेल्प कर देगा, मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं T3। T3 क्या है, ये लेस इन नंबर, कम होते हैं मात्रा में, पर ये मोर एक्टिव होते हैं। ठीक है, T4 जो सेल्स होते हैं आपके, ये T4 मोर
क्या है, मोर मतलब ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इनके हार्मोन्स प्रेजेंट है, पर ये क्या है, लेस एक्टिव होते हैं। इस सब बात को आप याद रखेंगे। अब कुछ पॉइंट इसमें छूटा, हाँ, फॉलिकल्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट है आयोडीन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉलिकल्स के अंदर कहाँ पे एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है। जो ये अंदर का खाली स्थान है, वैकेंट स्पेस है, वहीं पे क्या प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है। थोड़ा मैं समझ रही हूँ कि मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि क्लास 11th का है तो डिटेल तो रहेगा ही भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है। तो थायरॉक्सिन का फंक्शन जितना भी आप सोच सकते हैं, जैसे मेंटल, आपका मेंटल एक्टिव होना, साथ ही साथ आपका मेंटल कितना आप मेंटली स्ट्रांग है, साथ ही साथ आपका कितना इंटेलिजेंस है, तो ये सब चीजें किस पे डिपेंडेंट होती है, ये सब चीजें आपके इस हार्मोन पे डिपेंड होती है। साथ ही साथ आप कितने स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में तो नहीं है, और आप किस तरह से आपकी फीलिंग आपके अंदर क्या चल रही है, आप खुश हैं कि आप दुखी हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं, ये सारा कुछ मतलब सब कुछ कंट्रोल क्या है, ये कर रहा है। सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है, जो कि हार्मोन रिलीज कर रहा है, कौन सा, आपका थायरॉक्सिन। ठीक, समझ गए। तो थायरॉक्सिन आपका क्या करेगा, आपको सेक्सुअल डेवलपमेंट करेगा, आपका मेंटल डेवलपमेंट करेगा, फिजिकल डेवलपमेंट करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, आयोडीन की हेल्प से। ठीक, आपके ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, आपका हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मतलब जितना भी रोल आप सोच सकते हैं, वो सारा का सारा रोल आपका किस में आ जाएगा, आपका थायराइड ग्लैंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या क्या चीजें हो जाएंगी, अगर मान लीजिए किसी में इस थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की, थायरॉक्सिन बार बार वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ जिससे कि आप भूले ना, थायरॉक्सिन नामक अगर हार्मोन की कमी हो जाती है, मतलब T3 T4 की कमी हो गई, अब क्या होगा, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। बच्चे के अंदर कमी है तो वो मेंटली रिटार्डेड होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिजिकल डेवलपमेंट उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टंटेड ग्रोथ दिखेगी उसमें। साथ ही साथ जो उसका मेटाबॉलिज्म है प्रॉपर बॉडी का, वो भी नहीं एक्टिव रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। प्रेग्नेंट लेडीज में ये कमी हो जाती है, तो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, जो ग्रोइंग फीटस है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बचपन से ही बहुत दिक्कतें रहती हैं, बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन वगैरह रहती है, तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। इसलिए माँ के अंदर थायराइड के हार्मोन्स की बहुत अच्छे से मात्रा प्रेजेंट होनी चाहिए, बल्कि सारे चीजों की बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है अच्छे से खाओ और अच्छे से खुश रहो। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट्स हो गए होंगे क्लियर। अब बात कर लेते हैं, दूसरा एक और हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा, पैराफॉलिकुलर सेल्स। अभी तो हमने सिर्फ एक सेल देखा जो कि फॉलिकल था। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके बीच में जो ये स्पेसेस बचे हैं यहाँ पे, तो ये जो स्पेसेस हैं इसको क्या बोलेंगे, ये कौन से सेल्स हैं, ये आपके हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो ये पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज करेंगे, ये आपके थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करेंगे। आपके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि कुछ कैल्शियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थायरोकैल्सिटोनिन, थायरो क्यों हुआ, क्योंकि थायराइड की बात हो रही है, और कैल्सिटोनिन क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम से रिलेटेड है। तो इसका काम क्या होगा, जो पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज करे, पैरा मतलब आसपास के, फॉलिकुलर सेल्स के आसपास की जो सेल्स हुए उसको पैरा बोला, और पैरा कौन से हो गए, जो आसपास के सेल्स हैं, वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, आपका थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। इसका काम क्या है कि रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को। मतलब अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ गया है तो उसको क्या करेगा, कम करेगा। कैसे कम करेगा इसको हम समझेंगे। तो इसका मेन काम क्या हो गया, इट लोअर्स द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। इस बात को याद रखेंगे, ज्यादा नहीं करता है, ज्यादा करने वाला दूसरा हार्मोन है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, अगर आप कैल्शियम खाए जा रहे हैं, हर तरफ से सोर्स आपका कैल्शियम का बढ़ता चला जा रहा है, तब उस समय ये हार्मोन काम करेगा और आपके ब्लड में एक्सेस कैल्शियम को कम करेगा। और किस तरह से कम करेगा, चलिए आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए कैल्शियम कहाँ रहता है स्टोर्ड, सबको पता है बोन्स में। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरी ब्लड स्ट्रीम है, जहां पे क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, और इसके बाजू में क्या प्रेजेंट है, इसके बाजू में मान लीजिए मैंने हड्डी का एक टुकड़ा अपना बना दिया। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी सुंदर सी बोन है। अब इसमें क्या है, कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया ब्लड में। बात कब हो रही है, जब कैल्शियम ब्लड में ज्यादा है, तो कैल्शियम ब्लड में आराम से ज्यादा फ्लो हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां से ब्लड से कैल्शियम वापस आपकी बोन्स में जाना
चालू करेगा, मतलब अब कैल्शियम जो ब्लड में है ये अब कहाँ जाकर स्टोर होगा, आपके बोन्स में। पहली कंडीशन कहाँ स्टोर हो रहा है ये एक्सेस कैल्शियम, बोन में। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। और ये किस हार्मोन की हेल्प से हो रहा है, तो ये हार्मोन हो जाएगा आपका टीसीटी। तो टीसीटी का काम क्या हुआ, टीसीटी का काम हुआ कि जो एक्सेस आपका कैल्शियम है ब्लड के अंदर उसको रीएब्जॉर्ब कराना या उसको एब्जॉर्ब कराना, उसको भेजना कहां पर, बोन्स में। पहला काम। दूसरा काम होगा इसका कि ये यूरिन में, जो आपकी यूरिन रहती है, इसके थ्रू ये कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, यूरिनेटेड के फॉर्म में, यूरिनेशन के फॉर्म में कैल्शियम आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये भी प्रोसेस किसने कराया, आपका टीसीटी ने कराया। ठीक है, ये क्या काम हुआ, काम क्या था इसका कि ब्लड में जब कैल्शियम बढ़ गया तो उसको हटाएगा बोन्स में, उसको स्टोर कर देगा। भाई हड्डी बहुत मजबूत हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गया, सॉरी शरीर नहीं, ब्लड। दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, और उस कंडीशन को देखने से पहले एक हार्मोन देखना जरूरी है, जिस हार्मोन का नाम है आपका पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, पैराथायरॉइड ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करेगी, कौन सा, पैराथ हार्मोन। ठीक है, अभी हमने क्या कौन सी ग्लैंड देखी थी, अभी हमने थायराइड ग्लैंड देखी थी। इसी से रिलेटेड दूसरी ग्लैंड है, नाम सिमिलर है, पैरा है, और वो क्या थी, थायराइड थी। पैराथायरॉइड मतलब थायराइड ग्लैंड के पास वाली ग्लैंड, जैसे कि मैंने फॉलिकुलर सेल्स में बताया था, पैराफॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स के पास पाए जाने वाले सेल्स पैराफॉलिकुलर सेल्स, ऐसे थायराइड ग्लैंड के पास पाए जाने वाले ग्लैंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कहां प्रेजेंट होता है। तो ये देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका सामने का व्यू है। ठीक है, अब इसके बैक साइड में, मतलब इस तितली जो बनी है, इसके बैक साइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। तो ये आपका क्या है, ये आपका पीछे के साइड ये जो गोल गोल ऐसे बने हुए हैं, तो ये गोल गोल क्या है आपके, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं जो कि रिलीज करती हैं कौन सा हार्मोन, पैराथ हार्मोन। ये येलो मासेस होते हैं, पीले रंग के होते हैं। ठीक, दूसरी बात ये 4 होते हैं नंबर में, और बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब ये इनका क्या काम है, इनका काम है ब्लड में शुगर लेवल को वापस लेकर आना। मतलब ब्लड में शुगर लेवल को, सॉरी ब्लड में कैल्शियम की बात करें, आई एम सो सॉरी, ब्लड में कैल्शियम लेवल को वापस लेकर आना, मतलब कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाना। अभी तक क्या हो रहा था, कैल्शियम लेवल ब्लड में क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कम करा जा रहा था, किसके द्वारा, टीसीटी के द्वारा कैल्शियम को बाहर भगाया जाता बोन्स में। अब इस हार्मोन की हेल्प से क्या हो जाएगा, आपका पैराथ हार्मोन की हेल्प से आपका जो ब्लड में कैल्शियम जो कम हो गया, अब उसको वापस ले लेगा। तो मतलब इसका काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, इट इंक्रीजेस द कैल्शियम इन ब्लड। सेम सिचुएशन, वापस से इसको एक हम अपना ब्लड का फ्लो दिखा देते हैं जिसमें कि अब कैल्शियम कम है। ठीक है, अब ये हमारी हो गई बोन, ये क्या है, ये बोन है जिसमें बहुत सारी कैल्शियम अब स्टोर्ड है, क्योंकि बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो चुका है कैल्शियम का। अब क्या होगा, यहां से वापस ब्लड में जाएगी। ठीक है, तो ये किस हार्मोन की हेल्प से हुआ, ये हार्मोन है आपका पैराथ हार्मोन। इसने क्या किया, वापस से हड्डी से ब्लड में कैल्शियम को दिया। ठीक है, वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया। अब दूसरा कंडीशन तो क्या हो गया कि ब्लड से कहां चला गया, सॉरी बोन से कहां गया, ब्लड में। बोन से कहां चला गया कैल्शियम, ब्लड में। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गया कि अब यूरिन जो होगी उसमें कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब अब यूरिन में कोई भी कैल्शियम, यूरिन जब यूरिनेशन होगा तो उसमें कोई भी कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो मैंने क्या बताया थायराइड ग्लैंड में कि थायराइड ग्लैंड्स में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक तो फॉलिकुलर सेल्स और दूसरे पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स आपका हार्मोन रिलीज कर रहे हैं कौन सा, थायरोक्सिन, जो कि T3 और T4 है। फिर पैराफॉलिकुलर सेल्स आपके थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं। इसका काम क्या है, रेगुलेट करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को। किस तरीके से, कि ब्लड में कैल्शियम को कम कर देगा। ठीक है, बोन्स की तरफ भेज के। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, एंटागोनिस्टिक फीचर होता है किसके पास, पैराथ हार्मोन के पास। ये क्या काम करता है, जो बोन्स में कैल्शियम बढ़ गया है उसको वापस ब्लड तक दे देता है, पहुंचा देता है। ठीक है, ये रोल आपको समझ में आ गया हो गया।
आई थिंक आप मैंने अपने पॉइंट्स को क्लियर किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर पाए जाने वाली ग्लैंड्स होती हैं और ये ग्लैंड्स बहुत छोटी सी होती है, ऊपर ऐसा एकदम ऊपर के साइड प्रेजेंट होती हैं, इधर टिप जैसा, टोपी जैसा किडनी के जस्ट ऊपर। और ये काम करती हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे आपने सुना होगा इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट फ्लाइट, स्ट्रेस, ये सब चीजें वर्ड सुनी होगी। तो ये सारे काम किसके हैं? आपके एड्रिनल ग्लैंड के हैं, जो कि हार्मोन सेक्रेट करती हैं। आइए चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो एड्रिनल ग्लैंड, आप ये देखेंगे ऊपर ये दिख रहा है ना, ये हो गई आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड को मैंने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। ये आपका बाहर स्ट्रक्चर जो है, ये आपको ये तो एक तो अंदर वाला पार्ट हो गया, और इसके बाहर का जो एरिया है ये कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला पार्ट क्या है? आपका मेड्यूला। तो जो अंदर वाला पार्ट है मेड्यूला, ये हार्मोन रिलीज करता है क्या? कैटेकोलामाइन। ये हार्मोन है कैटेकोलामाइन। ये आपको ऐसा का ऐसा ही नाम याद रखना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही नाम है। हार्मोन्स में ज्यादा मदद नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इंग्लिश हिंदी मोस्टली सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हिंदी में भी टर्म्स हिंदी में ऐसे लिख दिए जाएंगे, जैसा इंग्लिश है उसका हिंदी ट्रांसलेशन सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैटेकोलामाइन। ये क्या है? ये आपका इमरजेंसी हार्मोन है। देखिए दो हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, स्ट्रेस का हार्मोन अलग है, इमरजेंसी का हार्मोन अलग है। जैसे स्ट्रेस की सिचुएशन क्या हुई? घर में लड़ाई हुई, आपकी आपके पार्टनर से लड़ाई हुई, आपकी अपने पेरेंट्स से लड़ाई हुई, तो क्या है? एक मन में स्ट्रेस है, आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बीपीएससी एग्जाम आ गया, DSSS भी आ गया, आपको स्ट्रेस है। इमरजेंसी क्या हो गई? एकदम से आ गया क्या? सर्कुलर, जैसे अभी बीपीएससी वालों के साथ हुआ, क्या अगस्त में एग्जाम होना था, एकदम से सर्कुलर आ गया कि मार्च में एग्जाम होना। तो एक इमरजेंसी क्रिएट हो गई उन लोग के माइंड में कि अरे भाई अब तो तैयारी करनी है अभी। तो क्या है? इमरजेंसी इंस्टेंट सिचुएशन, गिर गया किसी की कोई न्यूज आई कि वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या है? इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपका मेड्यूला कौन सा सेक्रेट करता है? मेड्यूला सेक्रेट करता है इमरजेंसी हार्मोन, जिसका नाम है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन, ठीक है। अब साथ साथ ये 3 Fs की बात होती है, तो 3 F भी आपके किस में आ जाएंगे? देखो इसको ऐसे कैसे ही याद करना है, इसलिए मैंने नोट्स में भी ऐसे कैसे ही बनाया है, आपको याद करना है, एक दो बार देखोगे एग्जाम में टिक आउट करना रहता है, आपकी चीजें हो जाएंगी क्लियर। फियर, फाइट, फ्लाइट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स बाहरी वाला एरिया, तो बाहर वाला एरिया जोना ग्लैमरुलोसा, मतलब कुछ कुछ लेयर्स होती है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा। नेक्स्ट है जोना फेसिकुलेटा। नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, नाम भी बड़े कठिन कठिन से हैं। तो ये सेक्रीट क्या करती है? मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। फिर ये सेक्रेट क्या करती है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ये सेक्रेट करते हैं सेक्स कॉर्टिकोइड्स, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं? एल्डोस्टेरॉन। ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं? कॉर्टिसोल। ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, बहुत सारे नाम है। एल्डोस्टेरॉन का क्या काम होता है? एल्डोस्टेरॉन का, ये इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, ये सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है। आज सच इसको याद करना ही पड़ेगा। मिनरलोकॉर्टिकोइड से मतलब कुछ मिनरल से रिलेटेड चीजों में इसमें आपको समझना है। तो मिनरल में क्या हो गया? सोडियम हो गया, कुछ रिलेट कर लो। तो आपका क्या मैंने बताया, जो कॉर्टेक्स का रीजन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 लेयर्स में। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या करेगा? मिनरलोकॉर्टिकोइड सिक्रीट करेगा, जो कि हार्मोन बनाएंगे एल्डोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन से मत कंफ्यूज होना। और फिर जोना फेसिकुलेटा, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स रिलीज करेंगे, और ये कौन सा हार्मोन बनाएगा? ये आपको कॉर्टिसोल हार्मोन बनाएगा। ये कॉर्टिसोल होता है आपका स्ट्रेस हार्मोन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज कराता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, और आपका इमरजेंसी हार्मोन्स क्या हो गए? एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, जो कि कैटेकोलामाइन के द्वारा ही रिलीज होता है, ठीक। अब जैसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो आपने देखा होगा जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं ज्यादातर वो लोग ओबेस होते हैं, मतलब वो उनमें बहुत मोटापा होता है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी स्ट्रेस में आती है, इन ब्लड का में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। आपने सुना भी होगा कि डायबिटीज हो गई किसी को, क्यों? क्योंकि उसको बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत स्ट्रेस में रहता था, उसकी वजह से उसको डायबिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि बॉडी के जो सेल्स होते हैं, बॉडी जो है अपने हिसाब से काम करती है। तो वो जब जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है, तब बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज लेवल को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, सोचती है कि कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आई
तब क्या होगा, तो इसलिए पहले से ही ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को स्टोर कर लो। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि फैट डिपॉजिट होने लगते हैं और ओबेसिटी आ जाती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों में इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। तो स्ट्रेस मत लो, पढ़ते रहो, चीजें हैं, साइंस यहाँ से तैयार हो रही है, पीडीएफ मिलती रहेगी, कुछ टेंशन मत लो। सारे सब्जेक्ट्स को बस पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देते रहो, रोज दोगे रोज दोगे रोज दोगे तो सागर पूरा भर जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। तो ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, फैट प्रोडक्शन हो गया, इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की, जो कि रेटिकुलरिस के द्वारा है। तो ये टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन की, अगर कमी हो जाती है या ज्यादा हो जाता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया किसमें, आपके मेल्स में, तो एनलार्जमेंट ऑफ गोनाड्स कर देता है। अब जो प्राइवेट पार्ट्स का एनलार्जमेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर डिक्रीज हो जाता है क्या आपका टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर, तब क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स आपने कुछ देखे होंगे, तो उनमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, गाइनोसोमैटेशिया एक तरह की बीमारी है, वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर फीमेल में क्या बात हो जाती है, फीमेल में एड्रिनल विरलिज्म, फेशियल हेयर्स का ग्रोथ, बहुत भारी आवाज, ये सब किसके ज्यादा होने से होता है, टेस्टोस्टेरोन के ज्यादा होने से होता है। एक दो बार सुनोगे चीजें हो जाएंगी, आई नो बहुत टफ लग रहा होगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा, वही बात है। ठीक है, चलिए आपका मोस्टली हो गया है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है अभी, उसके बाद मैं सारा सम अप कर देती हूँ, जिससे कि आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। बस कंप्लीट ही हो गया हार्मोन, बने रहो, बस थोड़ा सा बचा है, सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक बचा है, 10 मिनट भी क्या, 5 मिनट का टॉपिक बचा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से गोनाड्स में। तो गोनाड्स में आपको देखते हैं कि गोनाड्स का क्या काम होता है। गोनाड्स आपका गमीट फॉर्मेशन भी करता है, और गोनाड्स जो है ये आपका, इनका एंडोक्राइन रोल भी होता है, मतलब हार्मोन का सेक्रेशन करना। तो ये गैमेट का फॉर्मेशन आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है, तो वहां देखेंगे। अभी बात कर लेते हैं क्या इसका एंडोक्राइन रोल। तो एंडोक्राइन रोल में क्या हो जाएगा, मेल का और फीमेल का अलग अलग है। तो मेल्स के लिए क्या हो जाएंगे, टेस्टिस, और फीमेल्स में क्या हो जाती है, ओवरी, ये सबको पता है। ठीक है, फिर टेस्टिस क्या कौन सा हार्मोन बनाते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ओवरी आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाती हैं, ये सभी सबको पता है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपके एग्जाम्स में सेल्स पूछते हैं कि कौन से सेल्स आपके, कौन से टेस्टिस में सेल्स होते हैं जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये आप याद रखेंगे, लेडिक सेल्स, या इसका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। और आपका एस्ट्रोजन की बात करूं मैं, तो एस्ट्रोजन के लिए ओवेरियन फॉलिकल होती है, ये रिलीज करती है एस्ट्रोजन। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की बात करूं तो कॉर्पस ल्यूटियम, ये रिलीज करती है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। एक दो बार आप नाम सुनेंगे, आपको याद रहेगा, टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। अब देख लेते हैं आपको प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, याद कैसे रखेंगे, पी से पी और पी से पी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, यूट्राइन वॉल को थिक करता है। जब बच्चा आकर टिकता है यूट्रस में, तो उसकी वॉल्स को थिक करता है, क्योंकि वहीं पे क्या है, एम्ब्रियो आकर चिपकता है, फिर फीटस में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी लोब्स क्या है, डेवलप होते हैं किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, जहां पर मिल्क का सेक्रेशन होता है। और फर्दर जब बच्चा डेवलप हो जाता है पूरा और बर्थ हो जाती है उसकी, तब मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू मिल्क रिलीज होता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन में। तो ये टेस्टोस्टेरोन में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्राइमरी में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे ही इसमें भी प्राइमरी में आपका क्या हो जाएगा, एग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि जो भी मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दाढ़ी निकलना, एकदम चौड़ होकर कंधा चौड़ा होना, पेल्विक रीजन थोड़ा स्लिम होना, फीमेल्स में जस्ट अपोजिट होता है। फिर आपका वॉइस थोड़ी सी भारी होना। तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एक आदमी में जो चीजें होती हैं, देख के जो समझ सकता है कि हाँ ये आदमी है, ये औरत है, तो वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। ऐसे ही आपका फीमेल्स के लिए हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हार्मोन्स का चैप्टर खत्म होता है। चलिए अब जल्दी से मैं आपको मैंने बोला था ना लास्ट में एक चार्ट बनाऊंगी जिसमें कि आपको सारे हार्मोन्स याद हो जाएंगे। तो चलिए चार्ट जल्दी से हार्मोन्स का 2 मिनट में मैं रिवाइज करवा देती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और प्लीज कमेंट करना, क्योंकि ये सारे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए चीजें छांटनी पड़ती हैं बहुत, कि आपको शॉर्ट में
और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं, जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हार्मोन हाइपोथैलेमस जो कि सुपर मास्टर है, और किसका, पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। तो सारे जितने भी पिट्यूटरी के हैं वो सारे इसमें इनहिबिटरी और रिलीजिंग में आ जाएंगे, वो चार्ट मैंने बनवाया था। प्लस ये कौन सा रिलीज करता है हार्मोन, एक का आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा आपका एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या आपका वेसोप्रेसिन। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या हो जाए, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलेक्टिन, गोनाडोट्रोपिन। एमएसएच का क्या हो जाएगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानिन पिगमेंट के लिए था। ठीक है, फिर पीनियल ग्लैंड क्या करेगा रिलीज, पीनियल ग्लैंड अपना रिदमिक साइकिल वाला हो गया। ठीक है, जिसमें मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो सारी साइकिल्स की बात कर रहे हैं। फिर थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, आपका थाइमोसिन। थाइमोसिन ये किस लिए था, आपके इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स हो गए इसमें, सॉरी कौन कौन से सेल्स हो गए, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो हार्मोन कौन सा हो गया, थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन क्या बना रहा है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, फिर पैनक्रियाज हमने देखा था। पेनक्रियास दो तरह के सेल्स बना रहे थे, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन के लिए थे और बीटा सेल्स आपके इंसुलिन के लिए थे। ग्लूकागॉन को क्या था, ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा रहा था, और इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड में शुगर लेवल को घटा रहा था। ठीक है, ये काम दोनों एंटागोनिस्टिक काम था इनका। फिर थायराइड ग्लैंड हमने देखा था। थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा था, आपका फॉलिकल, दो तरह के सेल्स आपने देखे थे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सेल्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, फॉलिकल सेल्स और एक पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल सेल्स कौन सा रिलीज कर रहा था हार्मोन, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन T3 बना रहा था और T4, टेट्रा और ट्राई से था, ट्राई आइडो और टेट्रा आइडो। ठीक, फिर पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या थे, थायरो कैल्सीटोनिन, जो कि कैल्शियम बैलेंस को कर रहा था। कैल्शियम बैलेंस कैसे था कि कैल्शियम जब आपका ब्लड में बढ़ जाएगा तो बोन्स में कौन वापस भेज रहा है, ये वाला हार्मोन, पैराफॉलिकुलर सेल्स वाला। ठीक है, आपका टायरो कैल्सीटोनिन। फिर पैराथायराइड इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखा रहा था। कैसे दिखा रहा था कि कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में कम हो गया है तो बोन से वापस कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा। इस कंडीशन में एक पॉइंट रह गया, याद करेंगे, नोट करेंगे कि इस कंडीशन में ऐसी स्थिति जब होती है जब बोन से कैल्शियम वापस ब्लड में जा रहा है, तब इस कंडीशन में वीक होने लगती हैं बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है लोगों में, और ब्लड जो हड्डी है जल्दी टूट जाती है। कैल्शियम से ही तो हड्डी मजबूत होती है, तो हड्डी अगर वापस से ब्लड, सॉरी कैल्शियम अगर वापस से ब्लड में चला जाएगा, तब की उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वो बोन्स आपकी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दो चीज आपको मैंने बताई थी, दो पार्ट्स, कॉर्टेक्स और आपका नीचे वाला मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स वाला बीच वाला पार्ट मेड्यूला। तो मेड्यूला कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था, आपका एड्रिनलिन या एफिनेफ्रिन, और नॉन एड्रिनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एड्रिनलिन का काम क्या था, ये आपका हो जाएगा इमरजेंसी हार्मोन्स। ठीक है, कौन से हार्मोन्स हो गए, इमरजेंसी हार्मोन्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन सी मैंने बोला आपको, नेक्स्ट है आपका कॉर्टेक्स। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेगा। दूसरा फेसिकुलेटा क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल। ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है, तो स्ट्रेस हार्मोन का नाम याद रखिए, कौन सा है, कॉर्टिसोल के द्वारा। फिर आर वाला क्या है, रेटिकुलरिस, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा हार्मोन। इसके बाद गोनाड्स हमने पढ़े कि टेस्टिस और ओवरीज। तो टेस्टिस क्या है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, ओवरीज का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, सारा प्रेगनेंसी का रोल होगा, मेमोरी ग्लैंड के लोब्स को बनाएगा। एस्ट्रोजन का काम क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाना। तो ये सारे क्या थे, एक तरह से क्विक रिवीजन था आपका हार्मोन्स का। आपका हार्मोन्स चैप्टर कंप्लीट होता है। थक गई मैं भी पढ़ाते पढ़ाते। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और फर्दर मैं क्या करूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है एक दो बार, वो भी उसको कंप्लीट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।